टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है बेटा ये, ठीक है। अब तक आपका पहली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट हुए हैं, इसके बाद चलते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक से तात्पर्य क्या है? ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें कि संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा धारण, प्रत्यावहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञानात्मक गुण से तात्पर्य बालकों में निजी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने, कार्मिक रूप से इसे इस लायक बना देना है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। दृश्यिक साक्षरता का स्तर विद्यार्थी के एक संज्ञानात्मक गुण होता है। इससे पहले आपको संज्ञा समझनी है। संज्ञा को क्या कहते हैं बेटा? नाउन। डेफिनेशन क्या है? परिभाषा, ठीक है। जब आप ए सीखते हो तो आपको यहां बहुत बढ़िया एप्पल मिल रहा है। ज्ञान को इस तरीके से इंटरनलाइज करना, एप्पल, ए फॉर एप्पल आपको दिखाया गया, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। वो एप्पल है, एक वस्तु है, वो उससे ए को इंटरनलाइज कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो नॉलेज है वो आ जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान। और ध्यान रखना, एक आपका होता है दर्शन, जहां हम कहते हैं दर्शन शास्त्र की एक विधि है, दर्शन में फिलोसफी है, वहां आपकी कॉग्निटिव नॉलेज नहीं होती है। अब ये पेन है आपका, अब अगर हम इसे दिखा करके ये शुरुआत करते हैं, भाई ये पेन है और ये इस तरीके से चलता है, आप इजीली इसे सीख सकते हो। बट मैं आपको कहूँ आप इमेजिन करो, कल्पना करो, तो कल्पना हमारी फिलोसफी में आ जाती है। तो इस तरीके की लर्निंग जो है हमारी टफ पड़ती है इन कंपेरिजन एंड कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है बेटा। चलें आगे। अब आपके आते हैं स्तर को लेकर के, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है टीचिंग से रिलेटेड। आपके 3 स्तर हैं बेटा, MLT, ULT, RLT। इन्हीं का ही नाम अक्सर हमने दे दिया है। ये आपका स्मृति स्तर है बेटा, ये आपका बोधात्मक है, और ये आपका विमर्शी या चिंतन स्तर है, या रिफ्लेक्टिव लेवल बोलेंगे, या हायर एजुकेशन बोलेंगे। यहाँ पे 3 आपके जुड़ जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। ये मैं बतानी आपको भूल गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। टर्जरी को ही RLT बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, विमर्शी स्तर बोलेंगे, और अंडरस्टैंडिंग भी इसे ही बोलेंगे बेटा, ठीक है, वो रिफ्लेक्टिव। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये 3 स्तर हैं आपके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके विमर्शी स्तर को लेकर के पूछे जाते हैं। जब हमारी नॉलेज स्टार्ट होती है तो यहां से शुरू होती है, मेमोरी से। सबसे पहले 1 to 5 मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों को हम स्मृति करते हैं, उसे समझते नहीं है। दूसरा 6 से 12 हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, और 12 प्लस आपका हायर एजुकेशन चल जाता है, इसमें हम चिंतनात्मक स्तर बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में इन्हीं स्तर से होकर के गुजरता है लर्निंग प्रोसेस। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कहीं पहले PhD कर ली और उसके बाद जाकर के उसने 5वीं कक्षा के एग्जाम दिए हैं, हुआ है कोई कभी ऐसे इसमें? तो ये क्या है, इसी को ही कहते हैं हम प्रक्रिया, टू गेन द नॉलेज। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब विमर्शी स्तर को, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके, विमर्शी स्तर को समझ लेना बेटा। शैक्षिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन मनन के लिए पूर्ण अर्जित ज्ञान, तथ्य और सामान्यीकृत निष्कर्ष, विचारों और सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं, नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्शी स्तर, चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं, समस्या और उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों के अन्वेषण क्या करना है, तत्व संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने संबंधी है। आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की विशेषताएं आपसे पूछी जाती है चिंतनात्मक स्तर पे। एक आपका 2006 में एक बड़ा क्वेश्चन पॉपुलर था, विद्यालय में कैसी मूर्त लगी होती है बेटा, तस्वीर कैसी लगी हुई होती है? गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी, मूल्यों की, एजुकेशन की। बट जब आप पर्टिकुलर हायर एजुकेशन में जाते हो, सपोज दैट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में गए, तो वहां किसकी लगी मिलेगी? अगस्त कॉम्ट की, यानी कि साइंटिस्ट की लगी मिलेंगी जिन्होंने पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्य किया है, ठीक है। ये विमर्शी स्तर है बेटा। विमर्शी स्तर की विशेषताओं से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए इसे डीपली आप देख लेना बेटा। कर लोगे? चले आगे।
कितने बच्चे हैं जो डीपली पढ़ के आए हैं इसे पीपीटी को? क्या चीज समझ में नहीं आई वो अभी पूछ लेना। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके लाना आपको, यही आपको पहले समझनी है। इसके बाद आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जो 2005 के, 6 के, 7 के, 8 के, 10 के, 12 के, 15 के, 20 के, उसके बाद 25 पे आना है। ऐसे नहीं चलना है कि 2025 के पहले कर रहे हो और 2006 के बाद में कर रहे हो, तो आपका टफ लेवल लगेगा। ये अवधारणाएं क्या है? 3 आधारभूत आयाम है बेटा, ये मैंने आपको करा दिया है लर्निंग अच्छे से। क्या बता रहे बेटा? हाँ, इसीलिए तो टफ लगा होगा आपको, और आपको लगा होगा हमारे से नहीं होने वाला कुछ भी। 3 आधारभूत आयाम ये मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपका हो गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। पीपीटी बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए थोड़ा स्पीडली कवर करूंगा बेटा। अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर हो गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल 6 से 12 वाला। ध्यान रखना बेटा, इस चीज को आपको फील करना है। क्या? स्मृति लेवल सबसे ज्यादा टफ था 1 to 40 से लेकर के हमें, अब पहले तो पहाड़े ही बोलते थे हम। देखो तुम्हें बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पहाड़े याद करने थे। अब ये सबसे टफ एक्सरसाइज हमें लगती थी। 10-12 तक तो सबके इजीली हो जाते थे, पर जैसे ऊपर को बढ़ते थे ये मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और वहाँ ऐसे बोलते थे जैसे पंडित जी हवन करते हुए वो बोलते हैं ना मंत्र, तो उस तरीके से बोले जाते थे। तो यहाँ आपको इससे लेना देना नहीं है, आपकी मेमोरी के बिहाफ पर यहाँ पे चीजें होती हैं। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? मूल्यों को इंटरनलाइज कराया जाता है, मूल्यों को अंतरीकृत कराया जाता है। और यहाँ पे कैसी चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखना बेटा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑफ द स्टोरी। और आप ध्यान रखना बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी अवबोध स्तर यहाँ पे आपका 6 से 12 तक होता है। बट आज की सोसाइटी में ये हो सकता है दूसरी कक्षा का बच्चा भी देख रहा हो। हमारे यहाँ एक स्टोरी होती थी बाबा भारती और खड़क सिंह की। खड़क सिंह एक डाकू था और बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, और खड़क सिंह उसे चीटिंग करके ले गया। तो बाबा भारती का एक ही स्टेटमेंट था जिससे कि घोड़ा वापिस आया कि खड़क सिंह तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, किसी से बताना मत, वरना सोसाइटी में क्या होगा, लोगों का लोगों से विश्वास उठ जाएगा। आज बड़ा संकट है इस चीज का। कब देखोगे? जब तुम रेलवे स्टेशन से निकलोगे, आपको एक महिला बच्चा लिए मिलेगी रोती हुई कि जी देखो मेरा सामान रह गया है रेल में और आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको घर जाते ही ट्रांसफर कर दूंगी। या कोई भी भिखारी जो बिल्कुल कैपेबल होगा, वो अपने अंग छुपा करके शर्ट में कि जी मेरे हाथ नहीं है मैं कैसे करूं, तो भीख मांग रहा है। तो ये संकट हो गया है किसका? मूल्यों का। अब इन मूल्यों को इंटरनलाइज कराया जाता है आपको किसमें? 6 से 12 तक। किसके आधार पर? कहानी के आधार पर। यहाँ पे आपके वीर रस, ठीक है, आपको मूल्यों को इंटरनलाइज कराना है किसके आधार पर? अवबोध स्तर पर। अवबोध स्तर विद्यार्थी स्वयं के शब्दों और तथ्यों से सूचना देता है, स्वयं उदाहरण देता है, तरीकों को अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है, सामान्यीकरण की क्षमता विकसित की जाती है। अवबोध स्तर का मूल्यांकन निबद्ध प्रश्न, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होता है, अगर तुम्हें क्विकली किसी के ज्ञान के बारे में एनालिसिस करना है तो किस टाइप की परीक्षा कंडक्ट की जानी चाहिए? क्वेश्चन बनता है बेटा, अगर आपको कम समय में किसी के नॉलेज के बारे में पता करना है तो किस टाइप की परीक्षा कंडक्ट करोगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर किसी की समझ के बारे में आपको पता करना है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर किसी के विचार के बारे में पता करना है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलें आगे। तीनों चीज आपको याद करनी है, MLT, ULT, RLT। शिक्षण और अधिगम की बात की गई है। क्या अंतर है शिक्षण और अधिगम में? शिक्षण सामाजिक कृत्य है, अधिगम आपका निजी कृत्य है। मैं यहाँ सबको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं खुद। कृत्य बेटा ये विद्यार्थी की ओर लक्षित है, टीचिंग हमारा तुम्हारे आवश्यकताओं को फोकस करके है, और ये स्वयं के लिए होता है, आप अपने लिए सीख रहे हो। व्यापकता नहीं है, यहाँ व्यापकता है, यानी कि अनलिमिटेड सीख सकते हो आप। मुझे टीचिंग के बारे में बताना, इससे बाहर जा करके भी कितना सीख सकते। कार्यपरक प्रक्रिया है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, और ये निष्पादन परक प्रक्रिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। मूल्य शिक्षा कैसी है? आशावादिता, नैतिक निर्माण, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, उच्च समानता मूल्य शिक्षा कहलाती है। वैल्यू, वैल्यू क्या है? ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, वैल्यू।
अकादमिक सफलता, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक सक्षमता, विधिक सक्षमता। कक्षा अंत क्रियाएं मुख्य छात्र प्रतिबद्धता द्वारा प्रभावित होती हैं। आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो छात्र का रुचि लेना। शिक्षक कितना ही इफेक्टिव हो, बहुत अपने क्षेत्र का वो एक्सपर्ट है, बट टीचर अपनी तरफ से पजेसिव है, वो फोन देख रहा है, तो फिर तुम नहीं सिखा सकते उसे कुछ भी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा वहां। तो देखोगे ना, छात्र की रुचि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ध्यान रखना, आपने एक मूवी देखी, समझ रहे हो ना, कौन सी देखी है भाई? जोली LLB, ठीक है। मेरी बिटिया एक दिन साथ में खाना खा रही, उसका एक डायलॉग आया, कहाँ से आते हैं ये लोग, और वो कहने के लिए ऐसा था, तुरंत मेरा माइंड वही क्लिक कर गया। तो मैंने पूछा, बेटा कहाँ देखा? तो ये मैंने मामा के यहाँ देखी थी मूवी, उसमें वो बोलता है कहाँ से आते हैं लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं। आप देखोगे क्यों इतना एक चीज, एक डायलॉग तुम्हारे मन में इतना याद क्यों रहा? क्योंकि आपकी सभी सेंस, मूवी जब आप देखते हो, देखना तुम खाना भी खा रहे हो तो हो सकता है वो खाने का जो भूल जाओ आप, है नहीं? इसलिए कहते हैं ना टीवी देखते समय ना अखबार पढ़ते समय खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने पे हमारा फोकस ही नहीं होता और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हमारी अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। वो हमारे ज्यादातर देखोगे ना कब्ज कर देगा वो। तो मूवी देखते समय आपकी तमाम सेंस वहां होती है। अगर आप इसी सेंस को पढ़ाई में लगाओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट को इंटरनलाइज कर जाओगे। पढ़ते समय आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती है, मूवी देखते समय आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में छात्र जितना अटेंटिव होगा उतना ही लर्निंग वो करेगा। ठीक है बेटा, अकादमिक सफलता हो गया, ये हो गया। मेमोरी स्तर, सोच विचार को सुव्यवस्थित करता है। दृढ़ प्रत्यास्मरण, मेमोराइजिंग द फैक्ट, एक चीज को 4 बार पढ़ो आप, दृढ़ प्रत्यास्मरण तो हो गया। मेमोराइजिंग, सहायता हेतु व्यवस्थित परिस्थितियां हैं। तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, रखने एवं अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना। इसमें आपके आईसीटी में 2 क्वेश्चन दिए मैंने आज की आईसीटी में 2 क्वेश्चन है मेमोराइजिंग के बेस पे। फिल इन द ब्लैंक, कहाँ कौन सा वर्ड आएगा वो इसी को लेकर के। तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता आपकी जांच की जाएगी आईसीटी वाले टेस्ट में। ठीक है बेटा। अभिरुचि, अभिरुचि परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है। अभिरुचि, इंटरेस्ट, ध्यान रखना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों में अंतर है। लिख लो इसे, समझ पाओ तो ठीक है, ना समझो तो बाद में समझ लेना। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है दक्षता और एटीट्यूड है आपका वे ऑफ बिहेवियर। ठीक है। पठन कौशल, सही क्रम, सर्वेक्षण, प्रश्न पाठन, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बेसिक स्टेप ऑफ टीचिंग समझ लेना, वैसे क्वेश्चन वहां ज्यादा आता है। कक्षा योजना, विद्यार्थी का ध्यान प्राप्त करना। कोई टीचर आया, कक्षा योजना ये है, टीचर आया तो सबसे पहले आपको करेगा हेलो बच्चों कैसे हो, हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एक वर्ड और आएगा वार्म अप, ये हर जगह होता है बेटा। जब आप दौड़ लगाने जाते हो फील्ड पे, पहले एक वॉक करोगे हल्की, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको तेजी से रेस लगानी है। तो वार्म अप की प्रक्रिया ये है आपकी। अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। जो आप लर्नर हो, हमारा मोटिव क्या है क्लास में, आपको पढ़ाना है, आपकी में कितनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ लर्नर हो आप। अधिगम की पूर्व अपेक्षाओं के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। जो हम चाह रहे हैं आपसे वो चीजें आपकी टेस्ट में अपीयर हों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायता सामग्री, पठन क्या है इसमें? पठन, श्रवण, उच्चारण कौशल, व्याख्यान पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, परियोजना विधि, सहयोगात्मक विधि, ये आपके मेथड ऑफ टीचिंग के हैं। नेक्स्ट उसमें पॉइंट में आपको बताऊंगा। एक वर्ड आता है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों की शिक्षा का समान अवसर मिलता है,
प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताओं का विकास करती है तथा आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करती है। इसे समावेशी शिक्षा बोला है। यहाँ पे वर्धा योजना का जिक्र किया हमने। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताओगे क्योंकि आप क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। वर्धा योजना आपकी आई 1937 में, कौन लेके आई इसे? महात्मा गांधी। बट इसका आंसर मुझे बताना कि जो कमेटी आपकी बैठाई गई थी वर्धा योजना को लेकर के, उसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? पक्का बैट लगाओगे इसमें? हैं? देख के आना कल, ठीक है? कौन थे? पक्का? चलो, जाकिर हुसैन है। चलो सही है फिर, जाकिर हुसैन थे। हाँ, तो मैंने अगर कराया है तो देख लेना एक बार, ठीक है? कल इसे मैं स्ट्रांगली पूछूंगा आपसे। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकताएं, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन में पूछा गया है, सोशियोलॉजी में पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संवेदी क्रियात्मक काल 0 से 2 वर्ष, बच्चे के डेवलपमेंट का जो ईयर दिया है, ठीक है? इसके बाद है पूर्व सक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक काल 7 से 11 वर्ष और औपचारिक सक्रियात्मक काल 11 वर्ष से ऊपर का दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और ये टीचिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है, बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंग्लिश वाले में आपके बहुत से थिंकर आएंगे, लेवाइगोत्स्की आएगा, फ्रायड आएगा, जीन पियाजे आएगा, वहां पे ये अच्छे तरीके से आपको मैं कराऊंगा, ठीक है बेटा? चलते हैं आगे। इसमें विचार प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सृजनशीलता। मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की थी, मानसिक झंझावत की बात की थी और ट्यूटर की बात की थी, ट्यूटोरियल्स टू एनहांस द मैथमेटिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वो प्रक्रिया है बेटा, सृजनशीलता सामान्य से अलग हटकर सोचना, कहना, करना और सृजनशीलता कहलाती है। यहाँ पे एक लिखोगे इनोवेटिव बिहेवियर, सबसे अलग हटकर के सोचना। क्यों जाए हम यहाँ से निकल करके? ये तो सब जा रहे हैं इस रास्ते को, तो हम तो इधर को बनाएंगे रास्ता एक नया, या नया रास्ता खोजना किसी कार्य को करने का, तो ये होता है इनोवेटिव। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि लगभग जो साइंटिस्ट रही हैं वो ट्रेडिशनल बिहेवियर से हट करके व्यवहार करते हैं और उन्हें सोसाइटी पहले पागल घोषित कर देती है या बाइकआउट कर देती है, बाद में उनकी चीजों को अप्रूवल दिया जाता है। अधिगम उद्देश्यों का सही अर्थ, अभिष्ट अधिगम परिणाम प्राप्त करना है। जॉन डीवी विद्यालय को सामाजिक संस्थान और शिक्षक को दार्शनिक, शिक्षा को दार्शनिक क्रिया कहते हैं। जॉन डीवी का नाम आया बेटा, विद्यालय को सामाजिक संस्थान और शिक्षा को दार्शनिक प्रक्रिया। बहुविधि प्रज्ञा हावर्ड गार्डनर का है बेटा, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुप्रकार्य होता है। 7 तरह की बुद्धि परस्पर संबंध करने से स्वतंत्र होती है एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग अलग अलग होता है। बहुविध प्रज्ञा हावर्ड गार्डनर का है और इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं, ठीक है? संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है? संवेगों को समझने, पहचानने और इनका उचित प्रबंधन करने में सहायक होती है। जैसे मैंने अभी बच्चे से पूछा तुम्हें जाना है क्या, आप देखोगे उसका मन यही था कि बस चलना चाहिए, देखोगे ना? तो ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? किसी के हाव भाव देख करके उसके मनोस्थिति को समझ लेना, ये इमोशनल इंटेलिजेंसी है। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें बेटा वो हैं आपके आ जाएंगे श्रव्य और भाषा कौशल। सुर्खियां क्या होती हैं बेटा? छात्रों की निर्मित प्रतिक्रिया और गुणवत्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला स्कोरिंग गाइड है ये। एक वर्ड आता है रूमर्स, अफवाहें। क्या होती हैं अफवाहें? सोसाइटी में समय समय में अफवाहें फैलाई जाती थी। कब? जब आपके पास में कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। आपसे एक आ जाता था वहां ये हो गया, अब पाकिस्तान के साथ युद्ध चला और पता चला कि उन्होंने कहा कराची तबाह हो गया है जी, फिर वहां की वीडियो आ रही है कि ये तबाह किया इन्होंने, तो खंडन हो गया ना। तो जैसे आप देखोगे संचार की जब बात आती है, फॉर्मल संचार
अगर कम होगा तो इनफॉर्मल ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, तुम समझोगे नहीं इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ। दोनों ही डिग्री फॉर्मल इनफॉर्मल बैलेंस होती है। जैसे तार्किक है, तार्किक हमने लाइफ में बताया, ये लाइफ में व्यवहार है, ये भावात्मक है और ये तार्किक है 100% ही। ये 20 हो गया, ये 80 हो गया। अगर ये 40 होगा तो ये 60 हो जाएगा। एक थ्योरी ये कहती है, अब इसे तुम आईसीटी का भी आना लगा लो। हमारी लाइफ में आईसीटी आई तो हमने 8 घंटे आईसीटी को दे दिए और हमारा सोशल एस्पेक्ट घट गया उसी तरीके से। पाई चार्ट से समझ लेते हो इसे। एक चीज ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसकी लाइफ में सुख और दुख दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 0। समझ लेना इसे, ये थ्योरी कहती है इस बात को। कोई व्यक्ति करोड़पति है बट उसके यहाँ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उसका सबसे बड़ा दुख का कारण है। पैसा बहुत दिया ऊपर वाले ने और उसे एक समस्या ऐसी दे दी, वो 0 होगी। एक मजदूर आदमी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वस्थ है, अपना 8-10 रोटी खाता है और आराम से सोता है नींद के नीचे, उसे कोई दुख नहीं है, पर उसके पास पैसा नहीं है। देखोगे ना, एक थ्योरी ये कहती है सुख और दुख मिलकर के 0 हो जाते हैं लाइफ। 0 सम शॉर्ट के नाम से हम इसे जानते हैं बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये देखोगे ना, तार्किक जैसे बढ़ेगा वैसे ही भावनात्मक कम हो जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, लाइफ में 24 घंटे ही आपको दिए गए हैं। ये सिद्धांत कहीं भी लागू कर सकते हो आप। तार्किक हमारे कितने हैं, 60 हैं, तो भावात्मक, ठीक है। तो देखोगे ना कि ये इसी 100 में से ही घटना बढ़ना है जो भी है, ठीक है। ऐसे ही हम लाइफ में कहते हैं कि लाइफ के 2 फेज होते हैं। जब आप स्टूडेंट होते हो, जितना संघर्ष करोगे उतना ही एज होने के बाद फिर उतने ही आराम से जिंदगी गुजरेगी। जितने जो बच्चे हैं, यंग हैं, वो अपना बाहर बीड़ी पी लो, अपना मूवी देखाओ, आप देखोगे कि बुढ़ापे में फिर वो परेशान हो रहे, संघर्ष कर रहे हैं। तो लाइफ के 2 फेज हैं ये। तो देखोगे इस तरीके से ये थ्योरी आपकी हर जगह लागू होती है। सुर्खियां हो गया, इमोशंस हो गया, रूमर्स हो गए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं आपका शिक्षा के प्रकार। अच्छा है बेटा, 20 तक करा दे रहा हूं इसे मैं। व्यक्ति को सामूहिक, इसमें मेरा एक वीडियो है आपका यूट्यूब चैनल पे, उसे आप देख लेना, वहां ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको। व्यक्ति सामूहिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, औपचारिक अनौपचारिक, सामान्य विशिष्ट, नकारात्मक सकारात्मक। और यहाँ पे एक शिक्षा और है निषेधात्मक। यहाँ पे निषेधात्मक, और यहाँ पे इसे प्लेटो मना करता है कि ये नहीं होना चाहिए। निषेधात्मक क्या है, जब छोटा बच्चा होता है, घर में स्विच होते हैं, तो स्विच में वो अपनी उंगली डालता है। अक्सर देखना, जहां घर में छोटा बच्चा होगा, टेप लगी हुई होगी नीचे जो भी बोर्ड होंगे, ठीक है ना। हमारी बिटिया थी छोटी सी, तब वो हमने टेप लगाई तो उसने टेप उखाड़ी हो और उसमें स्विच में, अब जी मैंने देखा आवाज आई जोर से, तो उसके करंट लगा वो। और जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लगता है तो ऐसे लगता है जैसे पीछे से किसी ने चाटा दिया हो। और उसने ऐसे देखा, और देखा मैंने उसकी उंगली पे थोड़ा सा यहाँ जलने का निशान था, तो मैंने देख लिया कि लग गया इसके। अब फिर मैंने उसे कई बार कहा, बेटा इसमें लगा के देखो, अब नहीं लगाऊंगा। तो लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड। तो वो इसलिए कहते हैं प्लेटो की निषेधात्मक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति का सबसे ज्यादा नॉलेज का भंडार जो होता है वो लर्निंग बाय डूइंग ही होता है। एक बच्चा हमारे यहाँ उद्दंडी था, वो कहता था कि अगर कोई ये अपने बाप दादा के कहने से सीखता तो आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता। आदमी का वास्तविक जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो लर्निंग बाय डूइंग ही होता है। जब तक उसके ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक वो नहीं सीखेगा। स्टूडेंट थी एक हमारी, बड़ी स्ट्रांगली कहती थी कि जब तक हमारे मुंह पे चाटे नहीं लगते जब तक हम सीखते नहीं है। तो लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर लर्निंग, ठीक है बेटा। तो नकारात्मक, नेगेटिव एजुकेशन, बच्चे का स्कूल से भाग जाना, बंक कर देना, ये नेगेटिव एजुकेशन है। पॉजिटिव एजुकेशन सकारात्मक के लिए सिखा रहे हैं, और निषेधात्मक कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। करो भैया, करके जो आपको मिलेगा वो हमें मिला हुआ, पहले तुम भी करके देखो, ठीक है। तो इसे मना करता है प्लेटो। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। फंडामेंटल राइट आपने पढ़े होंगे, संविधान का भाग
3। पक्का? फंडामेंटल राइट दिए हुए बेटा, शिक्षा का वैश्वीकरण, यूईई 7 से 14 वर्ष, वेलफेयर स्टेट अपने आप में एक क्वेश्चन है बेटा, मूल अधिकार नहीं करा रहा मैं आपको यहाँ पूरे, पर आपको होने चाहिए। वेलफेयर स्टेट, राज्य की परिभाषा लिख लेना बेटा, क्वेश्चन कई बार आया है। अभी मैं पॉलिटी की क्लास एक दूंगा, उसमें आपको मैं भेज दूंगा, वो पॉलिटी थोड़ी वहां पढ़ लेना। राज्य की विशेषताओं में 4 विशेषताएं आप लिखोगे, पता है सबको? लिख के लाना, नहीं लिखोगे तो कल लिखवाऊंगा। एसएसए 2002-3 राइट टू एजुकेशन, आरटीई कब आया? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, 9 में आया, 10 में लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। 25% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, किसके लिए? बीपीएल चिल्ड्रन के लिए इन पब्लिक स्कूल। आर्टिकल 21 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में बहुत बार रिपीटेड करा है, यहाँ नहीं करा रहा मैं। इंडिया बिकम 135th कंट्री विच मेक एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। भारत 135वां देश है विश्व का जिसने शिक्षा को मूल अधिकार के तौर पे लागू किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? यहाँ से बंच ऑफ क्वेश्चन है आपका, अच्छे तरीके से करके लाओगे कल। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, उद्देश्य क्या है टीचिंग के, इस चीज को फोकस किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में सोशल, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आयुष डिपार्टमेंट आपका खुला 2014 में। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि एंड होम्योपैथी। 9 नवंबर 2014 को ये डिपार्टमेंट आपका बनाया गया है। योगा को प्रमोशन की बात कर रहा है, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट, एडेप्टेशन प्रोसेस, कंट्रीब्यूशन इन कैरेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग, इस पे ध्यान करना बेटा। कैरेक्टर, कैरेक्टर किसी भी व्यक्ति की ऑल ओवर हैबिट्स को जोड़ करके बनता है। हम आम बोलचाल में किसी के भी कैरेक्टर का असेसमेंट 1 मिनट में कर देते हैं, बट किसी के कैरेक्टर का असेसमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि कैरेक्टर में बहुत सी चीजें आपकी बनती हैं। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, एजुकेशन के थ्रू आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है। एक्चुअल डेवलपमेंट किसका? ह्यूमन बीइंग का। कंट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूटी इन सोसाइटी एंड हेल्पफुल अडेप्टेशन इन न्यू कंडीशन, ये आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। नेचर ऑफ टीचिंग, प्रोसेस है बेटा, ये वो वर्ड है जो मैंने शुरू में करवाए हैं। प्रोसेस है, सोशल है, कॉमर्शियल है, पर्पजफुल है, डेवलपमेंटल है, कम्युनिकेशनल प्रोसेस है। ये कंपल्सन नहीं है इसका फेस टू फेस हो सकता है फेस टू फेस ना हो। लॉजिकल एक्शन है, मेजरेबल है, मॉडिफाइडेबल है, कंटिन्यूअस स्टडी है, टीचर ट्रायंगल है, डायरेक्शनल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल है, और प्रोफेशनल है, और इंटेंशनल प्रोसेस है। टीचर ट्रायंगल ऐसे दिया है बेटा, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, पाठ्यक्रम। यहाँ पे चर भी लिख लेना। टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इंटरविंग वेरिएबल है, हस्तक्षेप चर है। स्टेप ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन आपको 3 यूनिट में करना है, शिक्षण, शोध और संचार। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, तीनों ही आर्ट एंड साइंस बोथ, ये आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है? टीचिंग एंड रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, आर्ट एंड साइंस दोनों ही हैं। करिकुलम इंटरविंग, हस्तक्षेप चर है। देखो शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, इसी के अंतर्गत रहते हुए हमें नदी का 2 किनारे हैं, इसके अंदर ये पानी बह रहा है, ये टीचिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये किनारे पाठ्यक्रम है। ये सपोज दैट मैं तुम्हें यहाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराने लगूं, तुम क्या कहोगे? सर आप तो टीचिंग पढ़ा रहे हो, आप मैथमेटिक्स में कहाँ चले गए? तो कौन बाउंड कर रहा है हमें? ये पाठ्यक्रम बाउंड करता है कि इसी परिधि में रहते हुए ही हमें डिस्कशन करना है। 1.1 दिया था ना, उसी में रहते हुए ये योजना बनाना। कल मैसेज दे दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड है, छात्रों को विषय से संबंधित पूर्व जानकारी प्राप्त करना। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर जब बच्चा शुरू में हमारी क्लास ज्वाइन करता है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, चलो जी ठीक है, 4 पूछ लिए तो ठीक है, जो बच्चा आया उससे 10 क्वेश्चन पूछ लो,
वो कहेगा भाई मेरे पीछे ही पड़ गए तो मैं क्लास करने क्या आ गया, मेरी गलती होगी क्या। तो मात्रा डिसाइड करती है। आपने यहाँ 2-4 क्वेश्चन पूछे, इससे बच्चे के जानकारी का स्तर हो गया। अब इसका फायदा क्या है, जो जानकारी हुई यहाँ से हमें स्टार्ट करना है उसे। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो वो टीचर बच्चा कहेगा अरे इससे तो कुछ भी ना आता, ये तो इतना तो मैं भी जानूं। और अगर यहाँ से शुरू कर दिया और बच्चे का लेवल यहाँ, तो भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि पूर्व जानकारी जहां से हो बच्चे की, वहां से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव क्लासरूम होगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कई बार उससे क्वेश्चन पूछना होता है और बच्चा बता देता है, तो बताया उसने तो वहां से शुरू करना है। अगर और डाउन जाना है तो वहां से शुरू करना है। और कई बार ध्यान रखना आप, कई बार कोई बच्चा नया आया, आपने क्वेश्चन पूछा और वो गड़बड़ा जाता है, उसे पता है पर वो बता नहीं पाया। जैसे पिछली बार एक क्लास में हुआ था एक स्टूडेंट के साथ, मैंने उससे पूछा भारत कब आजाद हुआ, वो बेचारी वो भूल गई सारी चीजें। जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछा वो भूल गई। फिर उसकी साथी ने ऐसे देखा तो वो और ज्यादा 2-3 दिन तक वही सदमे में रही, मेरे से बताया नहीं गया। ऐसा नहीं है उसे पता नहीं है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कभी कभी कॉम्पिटिटर के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, आप इंटरव्यू देने गए, सडनली ऐसी स्थिति हुई कि आपका कुछ भी नहीं हुआ, आप बता पाए। अगर ऐसा हुआ 15 मिनट बाद आप इंटरव्यू देने गए दोबारा से, आप वहां सारी चीजें कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, तो कभी कभी सिचुएशन आ जाती है। अध्ययन सामग्री को सुसंगठित करना, जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बने, बड़ी मेहनत से बनाए हैं। अध्ययन सामग्री का कक्षा में प्रस्तुतिकरण जो ये है, यही आपके पास है। विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण और लिख लेना बेटा यहाँ पे, और मूल्यांकन, और इसके बाद पुनरावृत्ति। ये बेसिक स्टेप ऑफ टीचिंग है। ऐसे ही बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च और बेसिक स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन आपको करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी लास्ट पीपीटी है इस क्लास की। अभी क्षमता, दक्षता, अध्यापक होने की क्षमता का पता लगाना। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण के व्यापक अर्थ है शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करना, शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ शिक्षक क्या करता है, बच्चे के इमोशंस को डेवलप कर रहा है। एक सेमिनार होती है आपकी, सेमिनार में आप यहाँ आते हो, बोलते हो। जब यहाँ आते हैं आप पहली बार, हमारे साथ तो यही हुआ था कि जब आप पहली बार जाते हो आपको इतनी हेजिटेशन होती है, आपको लगता है मैं अपनी कुर्सी पे कब जाके बैठूँ, वहाँ फेस नहीं कर पाते हो। बट जब कंटिन्यू आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो आपके संवेग प्रशिक्षित हो जाते हैं, इमोशन आपके डेवलप हो जाते हैं। आगे इमोशन, सेंटिमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। शिक्षार्थी को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक, उत्प्रेरणा प्राप्त करना, संबंध स्थापित करना, इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है बेटा, शिक्षण के सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन करने का सिद्धांत, ये छोड़ देना। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा। बिल्कुल जीरो से लेकर के स्टार्ट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड। जिस बच्चे का नहीं हुआ है वो इन्हें चैनल पे जा करके भी देख सकता है। ठीक है, और चैनल पे जाके देखोगे तो बिल्कुल जीरो से आपके पास ये पीडीएफ के नोट्स होने चाहिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर आपको करने हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी यहीं तक है।